मोहम्मद जी, और आज हम देखेंगे कि कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स का प्रोसेस क्या है, कि किस प्रोसेस से गुजरते हुए हम किसी भी प्रोजेक्ट के थ्रू आउट उसकी लाइफ के दौरान या उससे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन टाइम पे हम किस तरह उसे एवेल्यूएट करते रहते हैं या उसे हम चेकिंग करते रहते हैं, जिन प्रोसीजर से स्ट्रेटजी से हमें गुजरना पड़ता है। तो कैपिटल बजटिंग प्रोसेस जो है ना वो 5 स्टेप्स पे डिपेंड कर रहा होता है। और इसके सबसे पहला जो है ना वो है प्रपोजल जनरेशन। अब कोई भी कंपनी किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, कोई प्लान लगाना चाह रही है, या कोई कंपनी उस दूसरी कंपनी को ऑफर करती है कि इस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करें, तो सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ना वो जनरेशन होती है, न्यू प्रपोजल की जनरेशन होती है। कोई कंपनी और देगी या इवन क्या उसी कंपनी के अपने फाइनेंस के जो टीम है या डेवलपमेंट की जो टीम है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, वो जो है ना आपके वो करेगी आइडियाज़ को, वो प्रपोजल जनरेशन में बनाएगी। उसके बाद जो आपको प्रपोजल को बनेगा वो जो फाइनेंस की टीम होगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, वो उसे एवेल्यूएट करेगी, रिव्यू करेगी, और जो हैवी अमाउंट या हैवी फंड्स वाले जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होते हैं जिन प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो जो प्रोजेक्ट हैं प्रपोजल जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैवीली टाइम लगा के वो स्क्रूटिनाइज की जाते हैं, ताकि कोई मसला या कोई भी ऐसी कमी पेशी ना रह जाए जिस वजह से हमारा वो प्रोजेक्ट या इन्वेस्टमेंट फेल हो जाए और हमें लॉस का फेस करना पड़े। दूसरे उसमें आता है रिव्यू एंड एनालिसिस। यहाँ क्या तक सिर्फ जो है ना पहले वो प्रपोजल जनरेशन होती है इन्वेस्टमेंट से के लिए, और उसके बाद स्क्रूटिनाइज किया जाता है, चेकिंग की जाती है सबसे तौर पर। उसके बाद जो फाइनेंस मैनेजर होता है या टीम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो उस प्रोजेक्ट को या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को रिव्यू करता है और एनालाइज करता है। किस बेस पे रिव्यू करता है? वो उस प्रोजेक्ट को कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस की बेस पर रिव्यू करता है कि हमें इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितना एक्सपेंस आएगा, कितनी हमें कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, और उससे हमें रेवेन्यू कितना जनरेट होंगे और कितनी उसकी लाइफ होगी, कितने रेवेन्यू जनरेट होते रहेंगे। और उसके बाद इस प्रोजेक्ट में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट होंगे या क्या एडवांटेजेस होंगे, और क्या डिमेरिट्स या क्या नुकसान होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो हमारे कोई कंपटीटर हैं उनकी निस्बत हमारे सेल्स में या मार्केट शेयर में इंक्रीज आएगा नहीं आएगा, या हमें कोई नुकसान होगा, वो चीज़ें सारी ये चीज़ें देखता है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग, जो तीसरा स्टेप है वो डिसीजन मेकिंग है। अब डिसीजन जो मेक किए जाते हैं वो फंड्स की अवेलेबिलिटी को देखते हुए मैनेजमेंट या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो फंड्स की अवेलेबिलिटी और रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी को देखते हुए मैनेजमेंट जो है ना डिसीजन मेकिंग करती है। अब कुछ हद तक वो प्लांट मैनेजर होगा या जो प्रोडक्शन प्लांट के ऊपर एक सुपरवाइजर होता है, उसके पास अथॉरिटी होती है कंपनी की तरफ से कि उस प्लांट को या प्रोडक्शन प्रोसीजर को स्मूथली रन करने के लिए कुछ लिमिट तक वो खुद डिसीजन ले सकता है ऑन अर्जेंट बेसिस, ताकि वो उसका प्रोसेस रुके ना, प्रोडक्शन ना स्टॉप हो। और कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं कि एक फॉर एग्जाम्पल कंपनी का पॉलिसी बना देती है कि 10 लाख तक जो इन्वेस्टमेंट होगी उससे नीचे जो है ना फ्रंट लाइन मैनेजर या जो सुपरवाइजर या प्लांट मैनेजर वो उस टाइम फौरी तौर पे डिसीजन लेके उसे रिजॉल्व कर सकता है उस इशू को। और अगर 10 लाख से ऊपर हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी किसी भी प्रोजेक्ट में तो उसके लिए अप्रूवल लेनी होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल कि जब हैवी एडवर्टीजमेंट करनी हो किसी भी कंपनी ने अपने प्रोडक्ट की, तो वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसकी अप्रूवल देते हैं, या किसी और प्रोजेक्ट के अंदर हैवी प्रोजेक्ट हो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी हो या रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम हो, तो उसमें जो अप्रूवल है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से लेनी पड़ती है। उसके बाद वो जो है ना आगे फर्दर प्रोसेस। उसके बाद थर्ड वन है इम्प्लीमेंटेशन, कि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट उस बजट को या उस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर देती है कि इस प्रोजेक्ट पे इतना इनके 10 लाख एक्सपेंस जो है ना हम अप्रूव करते हैं, एक्सपेंडिचर इस लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए वो करती है। तो अब जिस तरह मैनेजमेंट ने वो प्रोजेक्ट डिसीजन मेकिंग की होती है उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड एज पर डिसीजन इम्प्लीमेंटेशन होती है, और जो एक्सपेंडिचर है वो भी एज पर अप्रूव जो मैनेजमेंट ने अप्रूव किए होते हैं उसके मुताबिक ही एक्सपेंडिचर वो किए जाते हैं।
और कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिन पे हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, हैवी एक्सपेंडिचर चाहिए होते हैं, तो वहाँ पे कंपनी ऐसा नहीं करती कि सारे फंड उठा के दे देती है उसको कि आप ये इन्वेस्ट कर लें, क्योंकि फंड्स तो थ्रू आउट द ईयर लगते रहते हैं। तो वहाँ पे इस तरह करते हैं कि वो फेजेस में डिवाइड कर देते हैं आपके फंड्स को, कि पहले एक फेज कंप्लीट होगी तो एक पहली फेज के लिए वो फंड्स दे देंगे, और इस तरह फंड्स की ब्लॉकेज नहीं होगी कि आपके वो फंड्स किसी और बिजनेस या और अपॉर्चुनिटीज में लगा के आप वहाँ से प्रॉफिट जनरेशन करते रहोगे, आपके फंड्स की ब्लॉकेज नहीं होगी। और उसके बाद जब दूसरी फेज कंप्लीट होगी, दूसरी फेज की आप रीइंबर्समेंट कर दोगे, फंड आ जाएंगे। फिर इस तरह वो जब तक कंप्लीट नहीं होता वो फेजेस में वो आते रहेंगे और वो प्रोजेक्ट जो है ना आपकी इम्प्लीमेंटेशन होती रहेगी। और उसके बाद जब प्रोजेक्ट आपका जो है ना वो प्लांट या प्रोजेक्ट प्रोडक्शन स्टेज पे आ गया, जो वो इस काबिल हो गया है जो हर तरह से प्रोडक्शन कर सकता है, गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस कर सकता है, तो उस टाइम हम फिर उसे मॉनिटर करते हैं कि क्या हमने जो एक्सपेक्टेशन थी हमारी या जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इससे इतने रेवेन्यू जनरेट करेगा, वो हम उसको हम मॉनिटर करते हैं उस प्रोजेक्ट को कि जो हमारे एक्चुअल रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है, उसको हम कंपेयर करते होते हैं अपने एक्सपेक्टेड रेवेन्यू के साथ या एक्सपेक्टेड रिजल्ट के साथ। और अगर कोई वेरिएशन हो एक्चुअल और उसमें एक्सपेक्टेड में, तो वहाँ पे फिर मैनेजमेंट जो है ना उसको डिसीजन को दोबारा करेक्शन करने की वो के लिए एक्शन रिक्वायर्ड होता है, उस एरर को या जो कोई मसला हो तो उसे फिक्स करती है।